हे लिसनर्स, आ चुके आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि क्रिश जो ईशान को एक पेन ड्राइव देता है और इससे कहता है कि जल्द से जल्द इसे इशिका मैम को दिखा देना, बहुत ज़रूरी है ये। और अगर न्यूयॉर्क से एक बार सर चले गए तो वापस इन लोगों को मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईशान भी इस बात की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझता था कि इशिका और ध्रुव भाई का मिलना कितना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मगर ये बात दोनों ही एग्री नहीं करना चाहते। ईशान भी अपने भाई की सच्चाई अभी तक नहीं जान पाया था कि एक्चुअल में उसके भाई कितने बड़े माफिया हैं, और क्रिश भी नहीं चाहता था कि इस बात के बारे में अभी भी ईशान को कुछ पता चले। तो इसलिए क्रिश जो ईशान से कहता है एंड मेक श्योर कि वो ये वीडियो अकेले ही देखें, उस वक्त तुम उनके साथ मत रहना। क्रिश की बात सुनकर ईशान जो कहता है, अरे भाई पर्सनल मामला है भाई और भाभी का, मैं क्यों बीच में घुसूंगा, नहीं देख रहा मैं। और ये बोलकर वो पेन ड्राइव अपने पॉकेट में डाल लेता है। वही इशिका भी अपने बेड पर बैठकर अपनी आंखों से आंसू को बहाए जा रही थी। वैसे तो वो कोशिश कर रही थी कि वो ध्रुव को याद ना करे, मगर ये पॉसिबल भी कहाँ था। ध्रुव के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर जिस हद तक उसने ध्रुव से मोहब्बत कर ली थी, क्या इतना आसान था ध्रुव को भुलाना, और क्या रह पाएगी वो हमेशा ध्रुव से दूर। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने दिल को समझाने की कोशिश तो करती है, मगर शायद आज उसका दिल उसकी अपनी ही बातों से बगावत कर रहा था। ध्रुव के बारे में सोचकर ही इशिका के दिल को सुकून मिलता था, मगर अभी भी इशिका का दिल ध्रुव से नफरत नहीं करता था, और इस बात को इशिका का दिमाग तो नहीं मगर उसका दिल अच्छे से समझता था। वही ईशान और आस्था जी भी अब घर पहुंच जाते हैं। इशिका जो बेड पर बैठे बैठे यही सब सोचे जा रही थी, और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी थी। वही दूसरी तरफ होटल में ध्रुव जो क्रिश से कहते हैं, प्राइवेट जेट रेडी करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। क्रिश जो चाहता था कि बस एक बार इशिका मैडम को सारी बातें पता चल जाए तो वो खुद ही ध्रुव सर को रोक लेंगी, क्योंकि ध्रुव सर को रोकना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथों में है, और कोई कितना भी कोशिश कर ले मगर वो किसी की बात नहीं मानेंगे। ध्रुव की बात सुनकर हमेशा जो क्रिश तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिला करके उनके ऑर्डर को फॉलो करना स्टार्ट कर देता, मगर आज वो उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ध्रुव की बातों को इग्नोर कर सके, मगर वो बस कोशिश कर रहा था कि चाहे जितना देर हो सके ध्रुव यहाँ पर रुक जाए, ताकि इशिका मैम को पता चल जाए कि आखिर ध्रुव सर की सच्चाई है क्या, और आखिर वो इतने डेंजरस क्यों बन गए, क्यों उनका ये रूप बाहर निकल कर आ गया। जब उन्होंने अपने डैड को देखा तो क्रिश को पूरा भरोसा था कि जब सच्चाई पता चलेगी तो इशिका भी ध्रुव को समझने लगेगी। घर आते ही सबसे पहले ईशान उस पेन ड्राइव को अपने पॉकेट से निकालता है और इशिका के रूम में चला जाता है। वहीं आस्था जी भी इशिका को देखने के लिए रूम में आ जाती हैं और इशिका के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो, और अचानक से क्या हो गया था तुम्हें? मैंने देखा ध्रुव जी तुम्हें गोद में उठा कर ला रहे थे, सब ठीक तो था? आस्था जी को इशिका जो देखते हुए कहती है, आपको पता था ना कि वो आ रहे, आपने उन्हें आने कैसे दिया? आप सब मिलकर के सब किए ना? वहीं ईशान जो अपना सर नीचे किए हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि इशिका उस पर बहुत ही नाराज होने वाली है। इशिका जो बेड से खड़ी होती है और कहती है, आप लोगों को सब कुछ पता था कि वो आने वाले हैं, और ईशान तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? तुमने तो कहा था कि ये डील तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन उनके साइन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है ना कि मुझे उन्हें फेस नहीं करना था। और मॉम आप तो समझती है ना, उन्हें तो मुझे डराने में मजा आता है। उनका तो जब वो सुने होंगे ना कि इशिका के पास जाना है तो वो तो खुश हो गए होंगे कि चलो एक बार और मौका मिलेगा उसे डराने का। ईशान जो इशिका को समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें फोर्स किया था, भाई खुद से नहीं आए हैं। इशिका जो ईशान से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो भाई के चमचे। आप दोनों लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि जिस शख्स को आप लोग फेवर कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। जिस दिन पता चल जाएगा ना तुम्हें अपने भाई के बारे में, वो ईशान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, उस दिन तुम खुद ही अपने भाई से दूर हो जाओगे और नफरत करने लगोगे, वो भी मुझसे भी ज्यादा। और आप आस्था मॉम, आपको भी उनके बारे में सच्चाई पता नहीं है,
और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको पता चले। आस्था जी जो इशिका से अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा पीछे होती है और कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात पता चल गई तुम्हें उनके बारे में जो तुम उनसे इतनी नफरत करने लगी हो। क्या उनकी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखता? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम्हारे लिए कितने इमोशनल है? इशिका की आंखें इस बात को सुनकर नम हो आई थी। एक तो इस बात पर कि आस्था जी को कहाँ ही पता है कि इशिका के दिल में ध्रुव के लिए क्या है और इशिका कितना प्यार करती है अभी भी ध्रुव से। और दूसरी बात तो ये थी कि आस्था जी को खुद ही नहीं पता कि उनके हस्बैंड की डेथ किसकी वजह से हुई थी। और अगर आस्था जी को ये पता चल जाएगा तो आस्था जी खुद ही ध्रुव से नफरत करने लगेंगी और यहाँ तक कि वो उनके चेहरे को भी देखना बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये सच वो अपने दिल में इसीलिए दबाई थी ताकि आस्था जी और ईशान के दिल में ध्रुव के लिए इस तरह की नफरत ना जागे। ईशान जो आगे कुछ कहता नहीं और वैसे भी उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। ईशान जो इशिका का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में उस पेन ड्राइव को थमाते हुए कहता है, ये देख लेना तुम, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है एंड मेक श्योर कि अकेले देखना। और हाँ, ये बात समझना कि ध्रुव भाई ने दिया है, किसी और ने मुझे दिया है। और ये बोलकर वो आस्था जी को लेकर वहां से चला जाता है और इशिका को अकेले ही रूम में छोड़ देता है। इशिका जो उस पेन ड्राइव को देखकर कहती है, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। वहीं दूसरी तरफ होटल में ध्रुव जब क्रिश को इस तरह से अपनी बात को अवॉइड करते हुए देखते हैं तो वो क्रिश को थोड़े तेज आवाज में बोलते हैं, क्रिश, आई सेड प्राइवेट जेट रेडी करो, हमें निकलना है। क्रिश एकदम से हड़बड़ा जाता है और लगभग उसके पैर भी कांपना स्टार्ट हो गए थे। जिस तरह से ध्रुव उसे देख रहे थे, ध्रुव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो क्रिश की वजह से नहीं बल्कि इशिका की उसी बातों की वजह से था जो इशिका ने उन्हें कहा था कि आप मेरे बच्चे के लिए डेंजरस हो सकते हैं। और ये बात बार बार ध्रुव के कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे वो बात बार बार ध्रुव के दिल को टुकड़ों में बांटना चाहती हो। वो और ज्यादा अब न्यूयॉर्क में नहीं रहना चाहते थे। वो जानते थे कि इशिका से वो जितना दूर रहेंगे इशिका के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इशिका जितना स्ट्रेस फ्री रहेगी और जितना हेल्दी रहेगी, ध्रुव के बच्चे और साथ ही ध्रुव की जान यानी कि उनकी बीवी इशिका के लिए अच्छा होगा। अब क्रिश को भी मजबूरन उनके प्राइवेट जेट की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वो क्या ही कर सकता था, ध्रुव के गुस्से के आगे वो भी मजबूर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इशिका, जिसने साइड टेबल पर अपने पेन ड्राइव को रख दिया था और उसका दिमाग अभी भी ध्रुव की बातों से ही भरा हुआ था, जैसे वो अपने ही कंफ्यूजन से लड़ने की कोशिश कर रही हो। जहां उसका दिमाग ध्रुव को खतरनाक बता रहा था, वहीं उसका दिल जो ध्रुव से दूर जाने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो अपने दिल और दिमाग दोनों की बातें सुन सुनकर फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी कि तभी वो साइड टेबल पर रखे उस पेन ड्राइव को देखकर कहती है, आखिर इसमें ऐसा क्या हो सकता है, एक बार देखकर देखती हूँ। और फिर वो अपने लैपटॉप को ले आती है और उस पेन ड्राइव को उसमें लगा देती है। इशिका जो उन फोल्डर्स को खोलने लगती है। जैसे ही इशिका ने वो फोल्डर ओपन किया था, उसमें उसे बहुत सारे फाइल्स नजर आते हैं और इशिका जो पहली फाइल का नाम पढ़ते हुए कहती है, ये रिकॉर्डिंग। जैसे इशिका उसे ओपन करके देखती है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स के वीडियोस थे। इशिका जो एक एक करके उस रिकॉर्डिंग के वीडियो को देखना स्टार्ट कर देती है। इशिका जैसे ही फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसके सामने एक खूबसूरत प्यारी औरत का चेहरा नजर आता है जो अपने छोटे से बेबी को लेकर बहुत ही खुशी खुशी उसे खिला रही थी। और वो औरत जो अपने बच्चे को देखकर कहती है, 1 महीने के हो गए हो तुम, लेकिन हरकतें देखो, कैसे स्माइल कर रहे हो, जैसे कितने बड़े हो गए हो। अपनी मम्मा के साथ अभी पूरी जिंदगी बितानी है तुम्हें, मेरा बच्चा, मेरा लाल। और ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। वहीं दूसरा वीडियो जो अपने आप ही प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। वो बच्चा जो अब लगभग 6 से 7 महीने का हो चुका था और वो अब घुटने पर चलना शुरू कर दिया था। उस बच्चे का चेहरा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ध्रुव के रूम में उनके फोटो फ्रेम में देखा था। अनजाने में ही इशिका के मुंह पर एक आवाज आ जाती है, ध्रुव सर इतने क्यूट थे। वो बच्चा जो अपनी माँ के पल्लुओं से खेलकर इधर उधर उन्हें परेशान करता और फिर खिलौना उनके सामने ही सारा फैला देता। जैसे ही उसकी माँ उन्हें डांटने जाती, वो तुरंत ही हंसने लगता। इशिका जो ये देख देख कर एकदम से खुश हो जाती है।
और अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहती है, देखा कितने बदमाश थे तुम्हारे डैडा। वहीं इशिका जो आगे की कुछ फुटेज देखने लगती है। तीसरे वीडियो में उस बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मनाया जा रहा था। सब लोग जो गाना गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसके केक पर नाम लिखा था ध्रुव। सारे लोग जो एंजॉय कर रहे थे कि तभी इशिका की नज़र ध्रुव के मॉम पर जाती है। ध्रुव की मॉम जो इस वक्त किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मगर वो अपने बेटे की खुशी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी। और ये वीडियो भी यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है जिसमें उसकी मॉम अपने बेटे के साथ खेल रही थी और साथ ही उसे पढ़ाई भी करवा रही थी। मगर इस वक्त इशिका को उनकी मॉम की बॉडी पर कुछ निशान नज़र आते हैं और साथ ही उस औरत का चेहरा जो पहले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मगर अब उसके चेहरे पर काफ़ी दाग पड़ चुके थे और साथ ही आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा हो। इशिका जो ये देखकर थोड़ा घबरा सी जाती है। वहीं अगला वीडियो ऑन होता है जहां उस बच्चे की मॉम की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और साथ ही पीछे से एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ भी आती है, कहाँ छुप कर बैठी हो, बाहर निकलो वरना मैं दरवाजे तोड़कर तुम्हें निकाल लूंगा। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को ना मारूं तो चुपचाप से मेरे पास आ जाओ। वो रोते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती हैं और अपने बेटे के माथे पर किस करते हुए कहती हैं, मम्मा बस अभी आ रही है बेटा, ठीक है, आप डरना नहीं। और ये बोलकर वो फिर से बाहर चली जाती हैं। वहीं वो वीडियो जो अभी भी ऑन ही था और वो बच्चा जो उस कैमरे को लेकर खेलने लगता है, मगर तभी बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बच्चा जो अपने हाथ में कैमरा लिए ही बाहर की तरफ दौड़ जाता है। लगभग 1 साल 2 ही महीने का बच्चा था, मगर वो धीरे धीरे करके चलना शुरू कर दिया था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसके अपने ही पापा जो उसके मम्मी को मार रहे हैं। उसके पापा के इतने तेज तेज चिल्लाने की वजह से और साथ ही उसकी माँ के इस तरह रोने की वजह से वो बच्चा जो एकदम से कांपने लगता है और उसके हाथ से वो कैमरा नीचे फर्श पर गिर जाता है। कैमरा इस एंगल में गिरा था कि उन लोगों की मारपीट की सारी रिकॉर्डिंग बन जाती है। उस बच्चे का बाप वही इंसान था जिसे इशिका ने व्हील चेयर पर देखा था। वो जैसे ही उन्हें याद करती है, वो कहती है, इतने दरिंदे इंसान थे ये। और वो इस वीडियो को पूरा देख तक नहीं पाती। ये वीडियो इतना ज़्यादा दर्दनाक था। इशिका जो तुरंत ही उस वीडियो को हटा देती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर देती है। वहीं अगली वीडियो में वो बच्चा अब जो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो खुद ही कैमरे को ऑन करता है और बाहर हॉल एरिया में धीरे से छुप कर बैठ जाता है। वो काउच के पीछे बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी मम्मी के साथ उसके डैड के दोस्त जो बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे। वो बच्चा जो एकदम से रोने लगता है और उस कैमरे को छोड़कर वहीं फिर से वहाँ से भाग जाता है। इशिका जैसे ही ये वीडियो को देखती है, उसकी आंखें पूरी तरह से भर जाती हैं और वो एकदम से रोने लगती है और साथ ही उसके दिमाग पर भी इन सारी वजह से बहुत जोर पड़ने लगता है। इशिका जो आगे के वीडियोस देखती है जिसमें हर जगह उसकी मॉम को टॉर्चर ही किया जा रहा था, और तब उसे नजर आता है श्रीकांत ओबेरॉय का चेहरा जो उस बच्चे की माँ के साथ उस बच्चे के सामने ही बदतमीजी कर रहे थे। इशिका जो ये सब देखकर एकदम से दंग रह जाती है और उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बाकी के वीडियोस को देख सके। वो इस फोल्डर से बाहर आ जाती है। दूसरे फोल्डर में वो दूसरा फोल्डर खोलती है जिसमें ध्रुव के अपने ही बनाए हुए कुछ वीडियोस थे। वो इस वक्त काफ़ी छोटे थे, लगभग 5 से 6 साल के, जब उनके घर में एक फिर से छोटा बेबी आ जाता है जिसका ख्याल अक्सर ध्रुव ही रखा करते थे क्योंकि उनके मॉम की तबीयत जो अब धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी थी। ध्रुव जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे इस वीडियो में और वो खुद ही कैमरे के सामने अपने छोटे भाई को खिलाते हुए कहते हैं, माई मम्मा नीड्स मी, मुझे अपनी मम्मा की हेल्प करनी है,
मुझे अपनी मम्मा को बचाना है उन लोगों से। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। तुम यहीं पर खेलो, मैं एक बार देख कर आता हूँ। मम्मी की आवाज़ आ रही है। और पीछे से सच में उसके मम्मी के रोने की आवाज़ आ रही थी और अचानक ही वो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। ध्रुव जो थे तो बच्चे ही उस वक्त, जिस वजह से वो भी डर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके फिर से अपने भाई के पास आ जाते हैं। उनका भाई जो लगभग 2 से 3 महीने का ही था और वो काफ़ी छोटा होने की वजह से रोने लगा था। ध्रुव जो अपने भाई को कस के अपनी गोद में पकड़ते हैं और उसके कान को दबाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, तुम कुछ मत सुनो, तुम मत सुनो, तुम्हें कुछ नहीं सुनना है। और ये बोलकर वो उसे खिलाने लगते हैं। वो भी इस वक्त लगातार रोए जा रहे थे। इशिका जो ये सब देखकर एकदम से दंग रह जाती है कि आखिर ये जिंदगी जी है ध्रुव ने बचपन में। जहाँ सबका बचपन इतना यादगार और इतना खूबसूरत होता है, वहाँ ध्रुव का बचपन इतना खतरनाक और इतना बेकार था, जिसे याद करके किसी भी इंसान की हालत खराब हो सकती है। इतने वीडियोस को देखकर ही इशिका की हालत जहाँ खराब हो रही थी, वहाँ ध्रुव तो ऐसी जिंदगी खुद ही जिए थे। आखिर उनके दिमाग पे इन सब से कितना जोर पड़ा होगा, और वो तो इस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे थे। वही ध्रुव जो ऐसे ही अगले कुछ वीडियोस में अपने दर्द और अपनी तकलीफ को बयां करते हैं और साथ ही रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछते हैं, मगर उसके लगभग 5 से 6 वीडियो के बाद ध्रुव के अंदर एक अलग ही चेंजेस नजर आने लगे थे। इशिका जो उस वीडियो को ध्यान से देखती है, अब ध्रुव रोया नहीं करते थे, बल्कि उनकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा हुआ करता था। वो इस वक्त लगभग 8 से 9 साल के थे। इशिका जो एक वीडियो खोलती है जिसमें ध्रुव जो कैमरे के सामने आकर बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी मॉम सेफ चाहिए और उसके लिए आई विल डू एनीथिंग। इशिका जो ध्रुव के इस रूप को देखकर धीरे धीरे समझने लगती है कि आखिर ध्रुव के दिमाग पर इतना सब कुछ जोर पड़ा है कि ध्रुव का ऐसा बनना तो ऑब्वियसली नॉर्मल था। 3 से 4 वीडियोस में ध्रुव का गुस्सा ही नजर आया था, मगर कुछ आगे के वीडियोस में ध्रुव के अंदर का एक पागलपन नजर आने लगता है। और ध्रुव जहां अब तक किसी भी वीडियो में स्माइल करके बात नहीं किए थे, वहां उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल छा जाती है। और अब वो लगभग 13 से 14 साल के हो चुके थे। अब उनकी माँ की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और वो अक्सर अब बिस्तर पे ही रहा करती थी। वहीं ध्रुव जो अपनी मॉम के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकी माँ उन्हें हमेशा सिखाया करती थी कि लोगों का एडुकेटेड होना कितना ज़रूरी है। जहाँ पब्लिक एडुकेटेड होती है, वहाँ वुमेन की इज्जत होती है, और तुम हमेशा वुमेन की इज्जत करोगे ना। ध्रुव इन सारी बातों को बहुत ही कम ही उम्र में समझना शुरू कर चुके थे और उन्हें समझ आ चुका था कि सच में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और साथ ही स्ट्रांग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब भी वो अपने डैड से अपनी मॉम को छुड़ाने जाया करते, हमेशा उन्हें खुद ही चोट लग जाया करती, और इसीलिए ध्रुव ने यह भी ठान लिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। इन वीडियोस को देखकर इशिका की आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी। इशिका जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तो ऐसे भी थी आपकी ज़िंदगी और मैं आपको कितना गलत समझ रही थी। आप ऐसे इस वजह से बन गए। इशिका जो इन सब को देखकर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और तुरंत ही वो वीडियो पॉज कर देती है। वहीं इशिका जो कुछ बातों को नोटिस करती है जो ध्रुव ने उससे कही थी, ठीक बिल्कुल वैसे ही बातें जो उनकी मॉम उनसे कहा करती थी। इशिका जिसके चेहरे पर एक उदासी भरी स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तो ऐसे भी थी आपकी ज़िंदगी ध्रुव सर। अभी तो ये पूरे वीडियोस नहीं थे। इशिका जैसे ही 3rd फोल्डर खोलती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। इस फोल्डर में कुछ ऐसे वीडियोस थे जो ध्रुव के नहीं थे, बल्कि उसके ही कुछ अपने लोगों के। इशिका जैसे ही बेबू जान का चेहरा उस वीडियो में देखती है, वो तुरंत ही उस वीडियो को क्लिक कर देती है। बेबू जान जो इस वक्त श्रीकांत ओबेरॉय, रुआन और साथ ही सानवी के साथ बंधी हुई थी। बेबू जान जो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना इशिका बेटा, मैं आपकी अच्छी आंटी नहीं निकली, आपकी अच्छी बेबू जान नहीं निकली। मैं श्रीकांत ओबेरॉय जी के लिए काम करती थी और
और मैंने आपको धोखा दिया। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। जैसे इतने सारे शॉकिंग न्यूज़ के बाद इशिका का बॉडी इस न्यूज़ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता और इशिका जो एकदम से अपने पीछे बेड पर टेक लगा लेती है और साथ ही वो पूरी तरह से घबरा उठती है। वहीं श्रीकांत और रॉय भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ ये मेरे लिए ही काम करती थी और ध्रुव ध्रुव गलत नहीं है। अगर वो हमें मार भी दे तो इसमें उनकी गलती नहीं होगी। हम सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टीज चाहते थे और कुछ नहीं। वहीं रोआन भी इशिका से माफ़ी मांगते हुए कहता है, हम सो सॉरी इशिका, लेकिन होली के दिन जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। वो मेरे भांग में ड्रग्स मिलाया गया था और तुम्हें पता है वो किसने मिलाया था? कि तभी कैमरा सानवी पर आकर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही इशिका ने सानवी का चेहरा देखा था उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि यह सानवी है, तो वो अपने हाथों से अपनी आंखों को पोंछते हुए फिर से उसे ध्यान से देखती है तो वो सच में सानवी ही थी। वहीं वो सानवी को देखकर कहती है, नहीं 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 नहीं, सानवी नहीं हो सकती, सानवी ये नहीं कर सकती। सानवी के चेहरे पर जैसे ही कैमरा शिफ्ट हुआ था पीछे से उसे कोई कुछ बोलने के लिए कहता है, तो सानवी जो कहती है, आई एम सॉरी इशिका, पर सच यही है कि सारी गलती हम ही लोगों की है। ध्रुव सर इनोसेंट है और जो भी कुछ अभी तक तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरा ही हाथ था, सॉरी। और ये बोलकर एकदम से रोने लगती है। पीछे से क्रिश की आवाज़ आती है, और ये भी बताओ कि इशिका के डैड को किसने मारा। सामने जो अपनी नज़रों को कैमरे से नीचे झुकाई हुई थी, क्रिश जो कहता है, नजरें मिलाकर बात करो। सामने जो अपनी नजर और कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे डैड को सर ने नहीं मारा था इशिका, वो मैंने ही मरवाया था। और ये बोलकर वो एकदम से रोने लगती है। इशिका इन सारी बातों को एक साथ सुनने के लिए रेडी नहीं थी और ना ही उसकी बॉडी। इशिका जैसे ये सुनती है उसकी आंखें धीरे धीरे करके एकदम से बंद हो जाती हैं और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही उसके सर जो जाकर साइड टेबल से लड़ जाते हैं जिस पर पानी का ग्लास रखा हुआ था, जो फर्श पर जाकर गिरता है तो बाहर भी आवाज़ पहुंच जाती है। आस्था जी और ईशान जो बाहरी हॉल में बैठे हुए काफ़ी दुखी लग रहे थे। जैसे ही वो इशिका के रूम से आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत ही इशिका के रूम की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि इशिका जो पूरी तरह बेहोश पड़ी हुई है और साथ ही लैपटॉप भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ईशान जैसे ही देखता है आस्था जी और ईशान की सांसें थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती हैं कि आखिर इशिका को हो क्या गया। ईशान जो बिना देरी किए तुरंत ही इशिका को अपनी गोद में उठाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागता है। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है इशिका के साथ। क्या इतने बड़े शॉकिंग न्यूज़ को सुनने के बाद इशिका नॉर्मल रह पाएगी या नहीं? आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।